ड्राइवर जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। साहब, लगता है आगे कुछ आर्मी के ट्रक जा रहे हैं, इसलिए रास्ता नहीं मिल रहा है ब्रो। वैसे भी फौजी दिमाग से पैदल होते हैं। गाड़ी साइड पे लगा, अभी उनकी अकल ठिकाने लगाता हूं। अब देखना मेरी ताकत इन आर्मी वालों को कैसे जलील करती है। अरे ओ फौजी, तुम्हें किसने कहा ट्रक को बीच सड़क में खड़ा करने का? पूरा रास्ता बंद कर दिया है। क्या समझते हो खुद को? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस इलाके का एमएलए हूं। मेरे एक इशारे पे पर थाने के इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो मेरे आगे? सर आराम से बात करें, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, हम अभी ठीक कर लेते हैं। साइड से गुजर जाओ, बहुत जगह है। अब तो मुझे बताएगा साइड कहां से गुजरना है? हम सब अपने देश के खादिम हैं, जुबान संभाल के बात करो। मैं खादिम? वाह! मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी वर्दी उतरवा दूं। इसी चौराहे पर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तेरे जैसे फौजी हमारे आगे पीछे घूमते हैं और हमारे दरवाजे पर खड़े होते हैं। सर आप अपनी हद में रहें, तमीज से बात करें। अब तेरे जैसा 2 टके का कर्नल हमें सिखाएगा कि किस तरह बात करनी है। तुझे इतना मारूंगा कि तू याद रखेगा, तेरी सब देशभक्ति निकल जाएगी। जुबान काबू में रखो, मैं आर्मी कर्नल हूं। अरे तेरे जैसे जनरल कर्नल हमारे आगे पीछे घूमते हैं पूंछल हिलाते हुए। यहां से चुपचाप चला जा, वरना इसी चौराहे पर नंगा दौड़ाऊंगा तुझे। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन आसमान में हल्की सुनहरी लकीरें फैल चुकी थीं। एक पुराना आर्मी ट्रक आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर बढ़ रहा था। उस ट्रक में बैठे थे 10 जवान, सब अपनी वर्दी में और चेहरे पर वही सख्त लेकिन पुरसुकून। ट्रक के आगे चल रहे थे कर्नल वीरप्रीत सिंह, जिनकी उम्र 45 साल थी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक जो हुब्बुल वतन के पहले दिन थी, लेकिन चाल में अब भी वही मजबूती थी। सड़क किनारे कुछ लोग और कुछ बच्चे खड़े थे, जो आर्मी के ट्रकों को गुजरते हुए देख रहे थे और खुश हो रहे थे, और ट्रक के अंदर बैठे जवानों को सलाम कर रहे थे, और जवान भी खुश होकर उन्हें देख रहे थे। ट्रक के अंदर हेडक्वार्टर से हुक्म मिला था, सरहदी इलाके में रूट गश्त करनी है। ये ड्यूटी आसान नहीं थी। रास्ते में पुलिस की चेकिंग, गांव की भीड़, ट्रैफिक, सब कुछ एक मामूल था। लेकिन गलियों में एक हैरत अंगेज बात थी। यहाँ लोग फौज को खुदा मानते हैं, पर इक्तदार वालों का गुरूर कभी कभी इस एहतराम पर साया डाल देता है। ट्रक जैसे ही मरकजी सड़क पर पहुंचा, कर्नल ने देखा आगे एक लंबा काफिला जा रहा है। गाड़ियां काले शीशों वाली, लाल बत्तियां और आगे पीछे पुलिस की जीपें। उनके ड्राइवर हवलदार प्रेम कुमार ने कहा, सर लगता है कोई बड़ा लीडर गुजर रहा है, शायद रुकन असेंबली का काफिला है। कर्नल ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, ध्यान से चलाना, भीड़ नहीं होने देना, हम अपने रास्ते पर ही हैं, झगड़े से दूर रहना। उनकी आवाज़ पुरसुकून थी, पर जैसे वक्त ने तय कर रखा हो कि आज की ड्यूटी सिर्फ एक मामूल नहीं, एक आजमाइश बन जाएगी। सड़क अब तंग होती जा रही थी। दोनों तरफ दुकानें खुल रही थीं। कहीं सब्जी वाले अपनी टाटरियां सजा रहे थे, तो कहीं पान की दुकानों से ताज़ा महक उठ रही थी। बीच में कुछ बाइक वाले, रिक्शे और ट्रैक्टर आ जा रहे थे। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रास्ता पकड़ता हुआ बढ़ रहा था। तभी आगे से एक सफ़ेद जीप हॉर्न मारती हुई आई। ड्राइवर प्रेम कुमार ने ट्रक थोड़ा साइड में लिया, पर गाड़ी वाला और हॉर्न बजाने लगा। कर्नल ने पीछे मुड़कर देखा, वही रुकन असेंबली का काफिला था। वो गाड़ी कर्नल के ट्रक के बिल्कुल करीब आकर रुकी। जीप का दरवाज़ा खुला और उसमें से निकला एक आदमी। कपड़ों से मालूम होता था पैसे की कमी नहीं, और चेहरे से साफ था कि उसे इज्जत करवाना तो पसंद है, देना नहीं। वो था रुकन असेंबली मनोज श्रीवास्तव, जो हाल ही में इलेक्शन जीत कर आया था। रुकन असेंबली ने ट्रक की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में कहा, किसने कहा इस ट्रक को बीच सड़क पर चलाने के लिए? पूरा रास्ता रोके हुए हो, क्या समझते हो खुद को? कर्नल पुरसुकून अंदाज में बोले, साहब रास्ता सबका है, हमने किसी को नहीं रोका। आपका काफिला गुजर जाए हम साइड दे देते हैं। पर मनोज श्रीवास्तव की आंखों में नमी नहीं, आग थी। वो आगे बढ़ा और बोला, तो देगा साइड? तू जानता है मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का रुकन असेंबली हूं।
मेरे इशारे पर थानेदार मुअत्तल हो जाते हैं और तुम जैसे 2 कौड़ी के कर्नल मुझे साइड सिखाओगे। सड़क पर सन्नाटा फैल गया। चाय वाला हाथ में गिलास पकड़े रुक गया। बाइक वाले ने मोबाइल निकाल लिया। लोगों को पता था, जब सियासत और वर्दी टकराती है तो सच्चाई अक्सर शोर में दब जाती है। कर्नल ने जब्त से कहा, साहब, अल्फाज में ताकत होती है। हम सब अपने मुल्क के खादिम हैं, बराहे करम जुबान का ख्याल रखें। रुकन असेंबली ने हंसते हुए कहा, खादिम? हाँ, पर मेरे जैसे लोगों के लिए तुम्हारी वर्दी की हैसियत क्या है? मैं चाहूं तो अभी उतरवा दूं तुम्हारी वर्दी, यहीं इस चौराहे पर। उसने अपनी उंगली कर्नल की तरफ उठा दी, वही उंगली जो शायद पहले कभी लोगों की मदद के लिए नहीं, सिर्फ हुक्म देने के लिए उठती थी। कर्नल की पलकों में हल्की नमी आई, पर चेहरा अब भी पुरसुकून था। ट्रक में बैठे जवानों के दिल में आग जल उठी, पर हुक्म था जब्त। एक जवान, राजू, बड़बड़ाया, सर, अगर आप कहें तो हम। कर्नल ने उसे रोका, नहीं राजू, हम वर्दी पहनते हैं दूसरों की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी हिम्मत दिखाने के लिए नहीं। रुकन असेंबली ने ताना मारा, वाह, बड़ा इल्म दे रहे हो, चलो अब हटो, मेरा रास्ता साफ करो, वरना। तभी एक दुकानदार ने आहिस्ता से कहा, फोन निकालो, रिकॉर्ड करो, ये सब दिखाना चाहिए लोगों को। चारों तरफ से मोबाइल कैमरे उठ गए। लोग अब खामोश नहीं थे। कोई बोल रहा था, इतना बड़ा आदमी होकर भी ऐसे बोलता है। कोई कह रहा था, फौज से लड़ाई मोल ले रहा है, पागल है क्या? रुकन असेंबली को अब एहसास हुआ कि मामला बिगड़ सकता है, पर उसका गुरूर अब भी बोझ से भारी था। उसने कर्नल को धक्का देकर कहा, देख लूंगा मैं तुम्हें, याद रखना। कर्नल ने सिर्फ इतना कहा, साहब, याद रखने की बात तो बस इज्जत की होती है, धमकी की नहीं। और वो मुड़कर ट्रक की तरफ चल दिए। एमएलए कुछ बोलना चाहता था, पर तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो नंबर देखकर डर गया। दिल्ली का एक बड़ा नाम था, वो जिसे वो सर कहता था। हेलो सर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे और आर्मी अफसर के झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अभी के अभी संभल जा, वरना पार्टी तुझसे हाथ खींच लेगी। रुकन असेंबली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखा। लोग अब भी मोबाइल लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। कर्नल अब ट्रक में बैठ चुके थे, पर उनकी आंखों में वो पुरसुकून चमक अब भी थी, वो चमक जो सच्चाई की होती है, इख्तिदार की नहीं। रुकन असेंबली के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो लम्हा जब इंसान समझता है कि ओहदा बड़ा हो सकता है, पर इज्जत की बुलंदी उससे कहीं ऊपर होती है। कर्नल ने ड्राइवर से कहा, प्रेम कुमार, चलो, ड्यूटी देर से सही पर पूरी करनी है। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। पीछे रह गया वो चौराहा जहां लोगों ने सिर्फ एक झगड़ा नहीं, शराफत और गुरूर का फर्क देखा था। किसी ने कहा, देखो, यही असली फौज है, जिसे अपनी ताकत दिखाने की नहीं, इज्जत कमाने की आदत है। सड़क अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी उस मुकाबले की गूंज बाकी थी। ट्रक के अंदर सन्नाटा था, कोई जवान बोल नहीं रहा था। राजू, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा बोलता था, अब खामोश था। प्रेम कुमार के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उसकी पकड़ आम से ज्यादा मजबूत थी। कर्नल ने धीमी आवाज में कहा, आराम से चलाओ प्रेम कुमार, गुस्सा स्टीयरिंग पर नहीं निकालते। प्रेम कुमार ने हल्की मुस्कान दी, पर कुछ नहीं बोला। ट्रक के पीछे बैठे जवानों में सरगोशी शुरू हो गई थी। सर को सबके सामने जलील कर गया वो आदमी, राजू ने आहिस्ता से कहा। अगर हमारे हाथ में होता तो। वो जुमला अधूरा छोड़ दिया। जवान विजय ने जवाब दिया, सर ने सही किया, अगर हम रिएक्ट करते तो मामला और बिगड़ता। हम फौज में हैं, सड़क की लड़ाई हमारे लिए नहीं होती। राजू ने सर हिलाया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। पर भाई, जब किसी अपने की इज्जत पामाल की जाती है तो खून उबल पड़ता है। कर्नल ने सब सुन लिया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि जवानों के दिल में जो आग है, वो नज्म व ज़ब्त से नहीं, इंसानियत से भरी है। ट्रक अब आर्मी कैंप में पहुंच जाता है और सब आर्मी जवान अपने कैंप में आराम कर रहे थे, लेकिन कर्नल के कैंप की लाइट अब भी जल रही थी और वो मेज पर पड़ी एक तस्वीर देख रहा था, जो उसके बेटे और बीवी की थी, जो कि वो भी फौज में थे। कर्नल ने आहिस्ता से फोटो को उठाया, एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, शायद ये दिन भी एक आजमाइश है। उनके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चमकने लगे। सोशल मीडिया पर वही वीडियो वायरल हो चुका था। सुर्खी थी, रुकन असेंबली ने आर्मी कर्नल की बेइज्जती की। आवाम भड़क उठी। वीडियो के नीचे सैकड़ों तफसीरें थे। ये कैसा लीडर है?
मुल्क की फौज की बेइज्जती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कर्नल वीरप्रीत सिंह को सलाम। कर्नल ने स्क्रीन बंद कर दी। वो जानते थे कि हुजूम का गुस्सा कभी पायदार नहीं होता, पर इज्जत का जख्म वो दिल में रह जाता है। दूसरी तरफ वही रुकने असेंबली मनोज श्रीवास्तव, जो सुबह तक गुरूर में था, अब बेचैनी में था। उसके घर में फोन की घंटी रुकी नहीं रहती थी। राजधानी से फोन आया। मनोज जी, पार्टी ने आपके खिलाफ नोटिस जारी कर दी है। आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत देनी होगी। वो बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया ने उसे मगरूर रुकन असेंबली का नाम दे दिया था। लोग उसके घर के बाहर जय हिंद के नारे लगाने लगे थे। उसके अपने कारकुन अब दूर दूर रहने लगे थे। रुकन असेंबली खुद अपनी गाड़ी में आर्मी कैंप में आया, गाड़ी से उतरा और सीधा कर्नल के पास पहुंच गया। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था और शर्म के मारे सर झुकाए खड़ा था। उसने कर्नल से कहा, कर्नल साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। कर्नल ने रुकन असेंबली को कहा, सब लोग किसी न किसी तरीके से देश की सेवा और हिफाजत कर रहे हैं और हर एक को इज्जत का हक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं, तो आप अपना रवैया ठीक करें और आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हर शख्स इज्जत के काबिल होता है। अगर आप असेंबली में बैठकर देश को चलाते हैं, तो हम बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी हिफाजत के लिए दिन रात खड़े होते हैं। न सर्दी देखते हैं न गर्मी, हमें सिर्फ अपने देश से मतलब है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इज्जत और इख्तियार में फ़र्क होता है। हकीकी ताकत गरूर और धमकियों से नहीं, बल्कि नज़्म व ज़ब्त, सब्र और इंसानियत से मिलती है। हर इंसान, चाहे उसका ओहदा कुछ भी हो, इज़्ज़त के लायक है। सियासत या ताकत का गलत इस्तेमाल अमूमी हमायत खो देता है, जबकि शराफत और एहतराम इज़्ज़त पैदा करते हैं। अहम तरीन बात, इज़्ज़त मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है, और वो शख्स बड़ा होता है जो दूसरों को इज़्ज़त दे, ना कि सिर्फ अपनी मांगे। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी भी इदारे, कौम, मुल्क, फ़ौज या सियासतदान को टारगेट करना नहीं, बल्कि माशरे में आगाही के लिए बनाई गई है। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है और हमें इससे प्यार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।